हेलो स्टूडेंट्स, आज की फ्रेश क्लास में वेलकम है सबका। आज हम केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी तक हम ये पढ़ चुके थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम इस आज के लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन को डेराइव करना सीखेंगे, साथ ही साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं। हम एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। ये जनरल रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी ये कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि स्मॉल ए, स्मॉल बी ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। हम जानते हैं कि एक जनरल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन उसके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट को। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम माइनस साइन को अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि रेट लॉ, अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ लिखा जाए तो रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की उस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है जो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग चेंज होती है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए इस केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाला रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। और इसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो होता है सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट whose concentration is to be changed which is alpha plus beta। इस तरह की एक्सप्रेशन को, इस तरह के एक्सप्रेशन को जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज के टर्म में लिखा जाए, इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। अब हम मूव करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को किस तरह से डेराइव किया जाएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक में इस बात को सीखेंगे। हम कंसीडर करते हैं एक केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट ए है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट ए अपॉन डी टी। एंड हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए। रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो कंसंट्रेशन चेंज के टर्म्स में और दूसरा रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इफ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ए गिव्स प्रोडक्ट, ये एक जनरल रिएक्शन जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon the concentration of reactant, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर जीरो। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर हो जाएगी जीरो, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट।
हमने रेट ऑफ रिएक्शन को पहले कंसंट्रेशन चेंज के टर्म्स में लिखा, फिर रेट कांस्टेंट के टर्म्स में लिखा। इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दें, इक्वल कर दें, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलके आएगा, वो होगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं माइनस डी ए इक्वल्स टू के टी। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन को हमने दोनों तरफ से इंटीग्रेट, हम इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर हमें एक वैल्यू मिलती आएगी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू के टी प्लस सी। इंटीग्रेट करने के बाद किसी भी इंटीग्रेटिंग वैल्यू में जो c अप्लाई होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। याद रखना, किसी भी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम ये लेट करते हैं कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो रिएक्शन होने वाला जो टाइम है वो होगा 0। अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी जाएगी ए नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। नॉट रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को। फ्रॉम इक्वेशन 4, अगर इक्वेशन 4 को कंसीडर करें तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू के टी प्लस सी। हम लेट कर रहे हैं कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, रिएक्शन में होने वाला टाइम अभी 0 है। इस टाइम टी की वैल्यू को यहाँ 0 पुट कर दिया जाए तो हमारा एक एक्सप्रेशन बन के आएगा माइनस ए इक्वल्स टू 0 प्लस सी, यानी कांस्टेंट की वैल्यू सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। बट वी नो दैट अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा ए नॉट। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी माइनस ए नॉट। दिस इज 5। नाउ अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। पुट c इन इक्वेशन नंबर 4, देन वी गेट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू के टी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को, और जबकि कंसंट्रेशन ऑफ ए रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन को। इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम 0 है, उस समय रिएक्टेंट की जो एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल कंसंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है वो कहलाता है ए नॉट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, और कुछ टाइम कंप्लीट होने पर जितना रिएक्टेंट यहां बचेगा इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद, टाइम कंप्लीट होने पर जितना रिएक्टेंट हमारा बच जाता है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, मींस रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ए नॉट को हम लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज कर देते हैं तो बन जाएगा ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू के टी। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए।
एंड ये जो रेट कांस्टेंट है के, इस रेट कांस्टेंट को हम लेफ्ट साइड पे पुट करते हैं और रेट कांस्टेंट के साथ टाइम t मल्टीप्लाइड है, इसको हम भेज देते हैं राइट साइड पे। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा k इक्वल्स टू 1/t कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A। ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को। दिस रिप्रेजेंट द रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन बन के आता है k इक्वल्स टू 1/t A नॉट माइनस A। यहां पर A नॉट क्या है? A नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, A नॉट रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये बात ध्यान रखनी है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ A क्या है? रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें टाइम फाइंड करना हो, टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगा हुआ टाइम फाइंड करना हो, तो हम इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 1/K कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट माइनस A। एंड अगर हमें रिएक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, R गिव्स प्रोडक्ट, हमें रिएक्शन दिया हुआ है, पिछले जो हमने रिएक्शन कंसीडर की थी उसमें हमने कंसीडर किया था A गिव्स प्रोडक्ट, हमने रिएक्टेंट का नाम A ले दिया था। अगर हमें रिएक्टेंट का नाम R ले लें तो हमारा रेट इक्वेशन सेम यही रहेगा, बट A नॉट की जगह पर R नॉट एंड कंसंट्रेशन ऑफ A की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ R आ जाएगा। यानी कि हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं K इक्वल्स टू 1/T R नॉट माइनस R। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इस डेरिवेशन को एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हमने लिया है, A गिव्स प्रोडक्ट। इस केमिकल रिएक्शन का रेट माइनस dA/dt के इक्वल होगा। साथ ही साथ रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलके आएगा माइनस dA/dt इक्वल्स टू K। इस dt को हम भेज देंगे राइट साइड पे तो बन जाएगा माइनस dA इक्वल्स टू K dt। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन साइन पुट करने पर वैल्यू बन के आएगी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू KT प्लस C। इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे टाइम जीरो को पुट करके, कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी माइनस A नॉट। इस कांस्टेंट को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा A नॉट माइनस A इक्वल्स टू KT। A नॉट होगा रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन एंड A होगा रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन। और हमारा रेट ऑफ जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन बन जाएगा K इक्वल्स टू 1/T A नॉट माइनस A या K इक्वल्स टू 1/T R नॉट माइनस R। यहाँ पे K रेट कांस्टेंट है, T टाइम है, R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एंड R रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक कर्व प्लॉट करें, रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम y एक्सिस पर, टाइम को हम x एक्सिस पर कंसीडर करें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप -k होता है और इंटरसेप्ट a नॉट। a नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर एक स्ट्रेट लाइन आती है जो स्लोप -k एंड इंटरसेप्ट a नॉट को रिप्रेजेंट करेगी।
एंड नाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? जैसा कि इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, उन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सो जब हम किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट एंड उसकी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक एक्स एक्सिस के आने वाली पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को हम HLP या टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ समय लगता है। तो रिएक्टेंट, मान लीजिए कि हमने इनिशियली रिएक्टेंट के 100 मोल्स लिए थे और कुछ टाइम कंप्लीट होने पर रिएक्टेंट के 100 में से 50 मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और रिएक्टेंट के बचे रिमेनिंग 50 मोल्स। सो जितने टाइम में किसी रिएक्टेंट के आधे मोल्स, हाफ क्वांटिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। जितने टाइम में रिएक्टेंट की हाफ क्वांटिटी प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ या HLP। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो जितने टाइम में आधी रिएक्शन, हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जितने टाइम में हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसको हम हाफ लाइफ पीरियड या HLP कहेंगे। हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन बनता है कंसंट्रेशन ऑफ A equals to -KT plus A naught when time is T half। टाइम हो गया T हाफ यानी कि HLP, हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम T हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। T हाफ क्या होता है? जिसमें आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए यानी कि रिएक्टेंट का आधा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा, सोचिए इनिशियल कंसंट्रेशन है A नॉट, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा? रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, A नॉट बाई 2। इस वैल्यू को हम रेट इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो हमारा रेट इक्वेशन बन जाएगा A नॉट अपॉन 2। कंसंट्रेशन ऑफ A रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन को और रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो जाएगा इनिशियल का हाफ। सो A नॉट बाई 2 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A नॉट। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलके आएगा A नॉट बाई 2 इक्वल्स टू KT, या इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं T हाफ। यहाँ जो T है ये क्या है? ये हाफ लाइफ पीरियड है, क्योंकि हमारा हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो T को इक्वेशन में T को हम रिप्रेजेंट करेंगे T हाफ से, ये बन जाएगा T हाफ इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2K। मीन्स किसी भी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, याद रहे ये T हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए अप्लाई होगा। किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड उसके इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के ट्वाइस के रेशो के इक्वल होता है। T हाफ इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2K। सो हम ये लिख सकते हैं कि HLP यानी कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, A नॉट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, इस बात का मीनिंग हुआ कि उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड भी इंक्रीज होगा।
हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जब इनिशियल कंसंट्रेशन और HLP के बीच में एक कर्व प्लॉट किया जाता है, हाफ लाइफ पीरियड को y एक्सिस पर और इनिशियल कंसंट्रेशन को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जिसका स्लोप 1/2 होगा और इसका इंटरसेप्ट 0 होगा। इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 होगा। सो अभी तक हमने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर का रेट इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, एक केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर का है उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डेराइव किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? हम जानते हैं कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की वन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे? ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। एक जर्नल रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं ए गिव्स प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसंट्रेशन को लेट कर लेते हैं स्मॉल ए मोल लीटर इनवर्स। इस केमिकल रिएक्शन में जहां पर ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो हमने रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसंट्रेशन को ए मोल्स पर लीटर कंसीडर कर लिया। अब रिएक्शन शुरू हुआ। रिएक्शन शुरू होने पर कुछ टाइम कंप्लीट हुआ, लेट टी टाइम कंप्लीट हो गया। तो टी टाइम के बाद क्या होगा? रिएक्टेंट के कुछ मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, कुछ मोल्स रिएक्टेंट का डिकम्पोज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो हम ये लेट करते हैं कि टी टाइम के बाद रिएक्टेंट के x मोल लीटर इनवर्स, रिएक्टेंट की x मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन डिकम्पोज हो जाती है और प्रोडक्ट बना लेती है। इनिशियल रिएक्टेंट के मोल्स a मोल लीटर इनवर्स थे, टी टाइम के बाद x मोल डिकम्पोज हो गए। तो अब टी टाइम के बाद रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन रिमेनिंग बची, कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल होती है टी टाइम के बाद, वो हो जाएगी a माइनस एक्स मोल लीटर इनवर्स। इनिशियली a मोल्स थे, x मोल्स डिकम्पोज हो गए, तो बचा कितना? बचा है a माइनस एक्स मोल पर लीटर। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की इस रिमेनिंग कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, जिसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू dx अपॉन dt विच इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। dx अपॉन dt ये बन गई एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया जाए तो बन जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के a माइनस एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो ये बन जाता है dx अपॉन a माइनस एक्स। राइट साइड से जो a माइनस एक्स था उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए और लेफ्ट पर जो dt था उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, बन जाएगा k dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हम बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dt। विद रिस्पेक्ट टू dt मीन्स dt की रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन साइन पुट करना है, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे k dt। इंटीग्रेट करने पर dx अपॉन ax की इंटीग्रेटिंग वैल्यू बनकर आएगी माइनस
नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी, साथ में एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ जैसा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था कि अगर हम टाइम को 0 पुट कर लें, हम ये कंसीडर करें कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, टाइम 0 है। अगर टाइम 0 है, इन दैट केस रिएक्टेंट का कोई भी मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, सो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर टाइम 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था a मोल लीटर इनवर्स, हमने पहले ये लेट किया था कि t टाइम के बाद x मोल डिकम्पोज हो जाते हैं। अब टाइम अगर 0 है तो x मोल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। टाइम की वैल्यू और x की वैल्यू को अगर हम 0 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 से कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। देन वी हैव द एक्सप्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस नेचुरल लॉग ऑफ a को राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लेकर आना है, और हमें जो एक्सप्रेशन मिलके आएगा वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर दो टर्म है m और n, दोनों का डिवीजन हो रखा है, उस पर अगर कोई लॉग अप्लाई होता है तो लॉग m अपॉन n इक्वल हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n में। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट नेचुरल लॉग इनटू बेस ई। अब हम नेचुरल लॉग को बेस ई में कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग इनटू लॉग एट बेस ई। अगर हमें ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, और वो क्या है? 2.303। तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग बेस ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा एक्सप्रेशन बन के आएगा 2.303 इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। एंड हम इस एक्सप्रेशन जो बन गया है 5, इसको हम लिख सकते हैं के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन को। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाती है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। यहां पर a है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन को हम a नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। a माइनस एक्स है रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम
कंसंट्रेशन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ए की जगह पर ए नॉट और ए माइनस एक्स की जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्सप्रेशन में डाल दें तो हमारी रेट इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये भी एक एक्सप्रेशन होगा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हम जानते हैं कि हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो था ए। अगर हम रिएक्टेंट आर लें, हम कोई रिएक्शन लें, आर गिव्स प्रोडक्ट जिसमें रिएक्टेंट होगा कैपिटल आर, तो हम फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर। यहां तक क्लियर हो गया? ये इक्वेशन, ये तीनों एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन को। अब हम सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद ई रेज टू पावर माइनस के टी। हम ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन बनता है के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, और ये एक्सप्रेशन बनकर आता है नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। फर्स्ट ऑर्डर का जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमें ये वाला एक एक्सप्रेशन मिलके आया था जिसको हमने कन्वर्ट किया था इस फॉर्म में। सो नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। बोथ साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन a minus x equals to minus kt. We know that A होता है initial concentration of reactant, initial concentration of reactant जिसको हम A नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड A minus x होता है remaining concentration of reactant जिसको हम concentration of A से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम इक्वेशन नंबर 2 में a और a माइनस एक्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a इक्वल्स टू माइनस के टी। अब ये नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, इस नेगेटिव साइन की हेल्प से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और हम इस माइनस नेचुरल लॉग को अब कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। नाउ लेफ्ट साइड पे लगा हुआ नेचुरल लॉग इसको राइट में लेकर जाएंगे तो ये राइट में एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और राइट का लिखा हुआ माइनस के टी ये एक्सपोनेंशियल की पावर में चेंज हो जाएगा और एक्सप्रेशन बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन concentration of A naught equals to e raised to power minus kt। इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इसको राइट साइड पे ले जाते हैं और बन जाएगा एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट इनटू e raised to power minus t। ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का exponential form. It is represent as the exponential form of first order reaction. Exponential form of first order reaction. यहां तक क्लियर हो चुका है आपको? तो अब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो तरह के एक्सप्रेशन बनाने सीखे हैं। एक एक्सप्रेशन तो हमने बनाया है कुछ इस तरह का, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, और दूसरा एक्सप्रेशन हमने बनाया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू a नॉट माइनस e रेज़ टू पावर माइनस के टी। a रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन को
और ए नॉट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन को। यहां तक क्लियर हो गया है? नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। हाफ लाइफ पीरियड के बारे में हम जानते हैं कि इसको हम HLP से डिनोट करते हैं या T हाफ से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन का आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या इस बात को ऐसे कहें कि किसी केमिकल रिएक्शन का आधा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से, जो कि है T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। अब हम बात करेंगे 2 मिनट के लिए कि ये एक्सप्रेशन बना कैसे। हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का केमिकल रिएक्शन, उसका रेट इक्वेशन होता है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? या हम इसको लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log ऑफ A नॉट अपॉन A। A क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। A माइनस एक्स क्या होता है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को A नॉट और रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम A से लिख देते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं कि जब टाइम हाफ लाइफ पीरियड का था, यानी कि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया था, यानी टाइम कितना हुआ? हाफ हो गया। तो इस केस में रिएक्टेंट की जो आधी कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। सो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बची? रिमेनिंग कंसंट्रेशन बचती है इनिशियल का हाफ। जब हम इस इक्वेशन 1 के एक्सप्रेशन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन को इनिशियल अपॉन 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिल के आएगा T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ 2 A नॉट अपॉन A नॉट। A नॉट से A नॉट कैंसल हो जाएगा, बचेगा log 2। वी नो दैट log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो हम इस एक्सप्रेशन में log 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.303 अपॉन K log 2। ये T क्या है? ये T रिप्रेजेंट कर रहा है अब T हाफ को, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने रिमेनिंग कंसंट्रेशन को इनिशियल के हाफ के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। T हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010। मल्टीप्लाई करेंगे तो T हाफ यानी कि HLP बन जाएगा 0.693 अपॉन K। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट होता है 0.693 अपॉन K की हेल्प से। यहां तक क्लियर हो चुका है? चलिए मूव करते हैं अब अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर NHLP। अगर हमें यह पता करना हो कि किसी केमिकल रिएक्शन में 1 HLP यानी कि 1 हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना रिएक्टेंट बचा, या 2 HLP के बाद कितना रिएक्टेंट बचा, तो उसके लिए हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर NHLP। N की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। दैट विल बी A नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर N। हमने क्या करना है? इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 की पावर N से डिवाइड कर देना है। N क्या है? N है नंबर ऑफ HLP। फर्स्टली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर द 1 HLP के एक केमिकल रिएक्शन है, उसका 1 HLP यानी कि 1 हाफ लाइफ पीरियड कंप्लीट होने पर उसका कितना सब्सटेंस बचेगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस अपॉन 2 रेज टू पावर 1। तो ये बन के आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 2 HLP, अगर हमें 2 HLP 2 HLP के बाद
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना बचा वो कैलकुलेट करना है, तो बन जाएगा ए नॉट अपॉन 2⁻², और विच इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 4, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में इतना समय हो गया कि वो 2 HLP के इक्वल है, तो कितना सब्सटेंस बचेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 3 HLP, अगर 3 HLP 3 हाफ लाइफ पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचता है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाई ए नॉट अपॉन 2⁻3, और इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन 8। सिमिलरली अगर हमें 4 HLP के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट कैलकुलेट करना होगा, तो वो बन जाएगा ए नॉट बाई 2⁻4, या इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट बाई 16। इसी तरह से 4 के बाद 5 HLP, 6 HLP या 7 HLP के बाद जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट होगा, हम इस जनरल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस जनरल फॉर्मूले का यूज नॉर्मली बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए किया जाता है। बोर्ड के 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसके 4 HLP कंप्लीट हो चुके हैं, तो कितना रिएक्टेंट का अमाउंट लेफ्ट रहेगा।